हेलो बच्चों, आज हम लोग स्टडी करेंगे केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ एल्किल एंड एरिल हैलाइड। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो होता क्या है कि जो एल्किल और एरिल हैलाइड है कौन कौन सी केमिकल प्रॉपर्टी शो करते हैं, इसको हम लोग वन बाय वन स्टडी करते हैं। तो इसमें जो प्रॉपर्टी होती है, सबसे पहली प्रॉपर्टी होती है दैट इज द न्यूक्लियोफिलिक। पहली कौन सी बेटा? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। कौन सी? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। दूसरा क्या हुआ करता है? दैट इज द एलिमिनेशन रिएक्शन। दूसरा क्या बेटा? दैट इज द एलिमिनेशन रिएक्शन, जो कि लेक्चर नंबर 6 में एज अ डीहाइड्रोहाइलोजेनेशन करके आपको लेक्चर ऑलरेडी पहले प्रोवाइड करवाया जा चुका है। तीसरा जो है दैट इज द रिएक्शन विद द मेटल। तीसरा क्या बेटा? रिएक्शन विद द मेटल। ठीक है। रिएक्शन विद द मेटल्स में अगर हम बात करें तो दो कंडीशन हुआ करती हैं। एक बार सोडियम मेटल इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। एक बार क्या होता है? सोडियम मेटल इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। तो यहां पर नेम रिएक्शन एक बनती है दैट इज नोन एज वुड्स रिएक्शन। क्या बोलते हैं बेटा? वुड्स रिएक्शन। दूसरी कंडीशन क्या होती है? अगर आपने मैग्नीशियम के साथ कराया तो वहां पर क्या बनता है? दैट इज द ग्रिगनॉल्ड रिएजेंट। क्या होता है बेटा? ग्रिगनॉल्ड रिएजेंट होता है। क्या होता फार्मूला? RMgX हुआ करता है। तो पहले जो हम लोग बात करेंगे आपसे वो क्या है आपका? दैट इज द न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को और क्या कहते हैं? दैट इज नोन एज एसन रिएक्शन। क्या बोलते हैं? एसन रिएक्शन। तो एक एग्जांपल्स के थ्रू बातों को आगे ले चलते हैं। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्या होती है? जनरली जैसे हमने क्या लिया, OH माइनस, और इसने क्या कर दिया? अटैक कर दिया CH3Cl पर। तो क्या बना? CH3OH बना और Cl क्या हो गया? यहां से निकल गया। तो होता क्या है? दिस इज एन एग्जांपल ऑफ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। Nucleophilic substitution reaction are those in which one nucleophile substitute other nucleophile from the reactant, that is known as nucleophilic substitution reaction। उसे क्या बोलते हैं? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कहते हैं। अब यहां पर जरा समझे आप, ये जो दिया हुआ Cl यहां से निकल रहा है, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? दैट इज नोन एज लीविंग ग्रुप। क्या बोलते हैं बेटा? लीविंग ग्रुप। और ये क्या होता है? दैट इज द वीक न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करता है। कैसे काम करता है? वीक न्यूक्लियोफाइल। और ये क्या होता है? दैट इज द स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल। ये क्या होता है? स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल। और ये न्यूक्लियोफाइल क्या करता है? इसको मतलब Cl को सब्स्टिट्यूट कर देता है। तो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में हमें समझना है कि इस रिएक्शन का रेट जो है वो किन किन चीजों पर डिपेंड किया करता है। अब आप बात को समझें। जो लीविंग ग्रुप होता है, जितनी जल्दी लीव करके चला जाएगा, लीविंग ग्रुप जो होता है जितनी जल्दी लीव करके चला जाएगा, वो उतना ही अच्छा, उतनी ही तेज क्या होगी? रिएक्शन देगा। अब एक एग्जांपल समझे आप। होता क्या है? जैसे आप क्या करते हैं, बस में सफर करते हैं, तो कोई पर्सन अगर बैठा हुआ है तो हमें क्या करना है? अगर उसकी सीट पर बैठना तो उसको वहां से हटना पड़ेगा, मतलब उसको लीव करना पड़ेगा। तो क्या चांसेस हो सकते हैं? या तो क्या हो, वो जो बैठा हुआ है उसका घर नजदीक आ गया हो। दूसरी कंडीशन क्या हो सकती है? उसे और अच्छी कोई फैसिलिटी मिल रही हो। तो रिएक्शन तब ही होगी जब जो बैठा है वो उठे और हम उस पर बैठे। मतलब ये हुआ, ये जो लिविंग ग्रुप है जब तक हटेगा नहीं तब तक ये इस पर अटैक नहीं करेगा। तो कहना हम ये चाहते हैं कि लिविंग ग्रुप का निकलना जरूरी है। तो अच्छा लिविंग ग्रुप कौन होता है, इस पर हम बात करते हैं। अगर बेटर लिविंग ग्रुप होगा तो रिएक्शन क्या होगी? आपकी फास्ट होगी, रिएक्शन आपकी फेवरेबल हुआ करती है। तो हमने क्या बताया? लिविंग ग्रुप का बेटर होना जरूरी है। लिविंग ग्रुप का बेटर होना जरूरी है। कुछ बातें हम लिविंग ग्रुप पर करते हैं, फिर इसके बाद टाइप्स ऑफ द रिएक्शन पर करते हैं कि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कितने तरह की हुआ करती है।
इसको नोट करें, फिर आगे बात करते हैं। चलिए, तो पहले इसमें हम बात करते हैं लिविंग ग्रुप के बारे में कि गुड लिविंग ग्रुप कौन होते हैं। तो गुड लिविंग ग्रुप के बारे में दो बातें हमें ध्यान रखनी है। पहली चीज क्या है, हम यहां पर किसके बारे में बात कर रहे हैं, लिविंग ग्रुप के बारे में। पहली चीज क्या हो, स्टेबल हो, मतलब निकलने के बाद क्या हो जाए, वो स्टेबलाइज कर जाए। दूसरी कंडीशन स्टेबलाइज रेजोनेंस के थ्रू। फिर इसके बाद क्या हो, दूसरी कंडीशन क्या हो, वो क्या हो, वीक बेस हो। वीक बेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा क्या, लीविंग टेंडेंसी। अगर मैं बेस लिखता तब थोड़ा दिक्कत थी, वीक बेस हमने लिखा। अगर वीक ना लिखता तो यहाँ बेस का मतलब स्ट्रॉन्गनेस पर आ जाता, लेकिन यहाँ वीक बेस मतलब वीक बेस जितना होगा उतना क्या होगी, लिविंग टेंडेंसी होगी। क्या होगी, लिविंग टेंडेंसी होगी। अब यहाँ पर समझे जरा, होता क्या है, जैसे हमने क्या लिया, एच आई लिया, फिर इसके बाद एच बी आर लिया, फिर क्या लिया, एच सी एल लिया। तो यहाँ पर HCl क्या होता है, दैट इज द स्ट्रॉन्ग एसिड होता है। क्या होता है, स्ट्रॉन्ग एसिड होता है। दिस इज द ऑर्डर ऑफ द एसिडिटी। क्या बेटा, दिस इज द ऑर्डर ऑफ द एसिडिटी। अगर इसके हम कॉन्जुगेट बेस को देखें, अब ये कॉन्जुगेट बेस क्या चीज होता है, तो ब्रॉन्स्टेड और लोरी कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग जब कोई स्पीशीज H+ निकाल देता है तो वो क्या होता है, एसिड होता है, और जो रिमेनिंग पार्ट होता है दैट इज द कॉन्जुगेट बेस। क्या बोलते हैं, कॉन्जुगेट बेस। तो यहां पर हमने क्या बताया, ये क्या है, एसिड है, इसका अगर H निकाल दिया जाए तो क्या बचेगा, I-, और इसका अगर H निकाल देंगे तो Br-, इसका क्या बचेगा, Cl-। तो ये क्या है, अगर स्ट्रॉन्ग है तो ये क्या होगा बेटा, दैट विल बी वीक। क्या होगा, वीक। और हमने आपसे क्या बताया, ये वीक कॉन्जुगेट बेस है। अगर वीक कॉन्जुगेट बेस होगा तो लिविंग टेंडेंसी क्या होगी, अच्छी होगी। लिविंग टेंडेंसी क्या होगी, अच्छी होगी। तो ऑर्डर ये क्या बनेगा, दैट इज द ऑर्डर ऑफ लिविंग ग्रुप। ये क्या होगा बेटा, ऑर्डर ऑफ लिविंग ग्रुप। अब कुछ बातें और समझते हैं, वो क्या है, जैसे हमने क्या लिया, एक पहली कंडीशन क्या है, H2O, दूसरा क्या है, दैट इज द NH3। H2O और क्या है, NH3। तो यहां पर अमोनिया क्या है, इसमें अगर कंपेयर कराए तो ये क्या है आपका, मोर बेसिक। ठीक है, अगर यहां पर अगर हम बेसिसिटी चेक करें तो अमोनिया इज मोर बेसिक। लेकिन हमने क्या बताया, हमें मोर नहीं, हमें लेस बेसिक चाहिए। तो इसका मतलब वीक बेस चाहिए। तो यहां पर क्या होगा, वाटर आपका वीक बेस है, इसीलिए वाटर की लिविंग टेंडेंसी ज्यादा होगी देन द अमोनिया। तो क्या बताएंगे, लिविंग टेंडेंसी, LT मतलब लिविंग टेंडेंसी ऑफ H2O इज मोर देन, क्या हो जाएगा, NH3। ठीक है, H2O की लिविंग टेंडेंसी क्या होगी, ज्यादा होगी, किससे, अमोनिया की अपेक्षा। फिर इसके बाद क्या समझते हैं, एक आपके पास OH- दिया है और दूसरा क्या दिया है, NH2- दिया है। एक क्या दिया है, NH2-। अब यहां पर क्या होगा, तो होता क्या है, कौन ज्यादा बेसिक होगा, NH2- या OH-, ये हमें पता करना। तो होता क्या है, जो इलेक्ट्रॉन इजिली प्रोवाइड कर दे, जो इलेक्ट्रॉन इजिली प्रोवाइड कर दे वो क्या होता है, अच्छा बेस होता है। क्योंकि बेस आर दोज विच गिव्स इलेक्ट्रॉन एंड एसिड आर दोज विच टेक्स इलेक्ट्रॉन, जो इलेक्ट्रॉन लेना चाहे। तो यहां पर हम क्या समझेंगे, जो आपका अगर हम बात करें FON क्या है, फ्लोरीन ऑक्सीजन नाइट्रोजन का अगर हम देखें इलेक्ट्रॉन होल्डिंग टेंडेंसी, इलेक्ट्रॉन को पकड़े रहने की टेंडेंसी, तो अगर ऑक्सीजन और नाइट्रोजन में कंपेयर करें तो इलेक्ट्रॉन को होल्ड कौन रखेगा, ऑक्सीजन आपका इलेक्ट्रॉन को ज्यादा होल्ड करेगा देन द नाइट्रोजन। इसका मतलब ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन नहीं देना चाहता, ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन नहीं देना चाहता देन द नाइट्रोजन। ऐसी कंडीशन में क्या करेंगे, आपका NH2 इज बेटर, NH2- इज बेटर बेसिक या बेटर बेस देन द OH-। OH- के अपेक्षा NH2- आपका बेटर बेस होगा, अच्छा बेस होगा, लेकिन हमें अच्छा बेस
नहीं चाहिए। हमें कैसा चाहिए, हमें कैसा चाहिए, हमें वीक बेस चाहिए। तो क्या बताएंगे कि OH माइनस इज बेटर लीविंग ग्रुप, OH माइनस आपका बेटर लिविंग ग्रुप होता है देन NH2 माइनस, देन NH2 माइनस। तो हमें इसको थोड़ा सा रिकॉलिंग करते रहना बार बार। तीसरी कंडीशन जो हम बात करेंगे, जो आपका चार्ज स्पीशीज होते हैं, चार्ज स्पीशीज वो स्ट्रॉन्ग बेस होते हैं देन द न्यूट्रल। तो यहां पर अगर आप कंपेयर करें OH माइनस और H2O में, तो OH माइनस इज बेटर, OH माइनस आपका क्या है, OH माइनस आपका अच्छा बेस है वाटर की अपेक्षा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये आपका अगर ज्यादा स्ट्रॉन्ग बेस है इससे, तो वाटर की लिविंग टेंडेंसी अच्छी होगी देन द OH माइनस। सिमिलर कंडीशन यहां पर बात करें, एक आपके पास अमोनिया है और एक आपके पास NH2 माइनस, एक क्या NH2 माइनस। तो NH2 माइनस क्या होगा, इलेक्ट्रॉन जल्दी देगा। इसका मतलब क्या है, NH2 माइनस बेटर बेस है और हमें अच्छा बेस नहीं चाहिए, हमें क्या चाहिए, वीक बेस चाहिए। तो क्या हो जाएगा, लिविंग टेंडेंसी अमोनिया विल बी better living group than the NH2 minus, ammonia will be better living group than the NH2 minus। ठीक है बेटा, तो इसको आप नोट करें, फिर आगे हम बात को और आगे ले चलते हैं। चलिए, इसके बाद एक स्टेबिलिटी का ऑर्डर हम देख लेते हैं कि कैसे अपने आप को स्टेबलाइज करेगा। जैसे आपके पास एक दिया हुआ है बेंजीन सल्फोनिक एसिड, यहां पर हमने क्या किया है, H हटा दिया है। दूसरी कंडीशन क्या हमने ले लिया, सेकेंड कंडीशन ले लिया, दैट इज कार्बोक्सिलेट आयन। और तीसरा हमने क्या ले लिया, दैट इज द फिनॉक्साइड आयन। तीसरा क्या है, फिनॉक्साइड। तो यहां पर होता क्या है, ये कहां से आया है, ये जो आया है आपका, आया है C6H5SO3H बेंजीन सल्फोनिक एसिड से। ये कहां से आया है, C6H5COOH से आया है। और ये कहां से आया है, C6H5OH से आया। तो ये क्या है, स्ट्रॉन्ग एसिड है, इसका कॉन्जुगेट बेस क्या है, वीक है। और वीक है तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, दैट लिविंग टेंडेंसी इज बेटर। तो ऐसी कंडीशन में जब कंपेयर कराएंगे तो ये ऑर्डर हो जाया करता है। और दूसरी चीज, यहां पर रेजोनेंस की पॉसिबिलिटी ज्यादा है, ज्यादा रेजोनेंस होगा। ठीक है, यहां पर ज्यादा रेजोनेंस, यहां थोड़ा कम, और यहां पर जो रेजोनेंस होगा उतना स्टेबल नहीं होगा देन दिस। इसकी अपेक्षा ये कम रेजोनेंस स्टेबलाइज होगा। और इसको हम लोग क्या पढ़ेंगे, रेजोनेंस वाले टॉपिक में पढ़ेंगे। ठीक है, नोट करें, फिर आगे बात करते हैं। चलिए, आगे बात करेंगे हम टाइप्स ऑफ द न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के टाइप्स पर हम बात करते हैं। तो टाइप्स के बारे में अगर हम बात करें तो दो तरह की रिएक्शन हुआ करती हैं। पहली रिएक्शन को हम बोलते हैं SN1 रिएक्शन, और दूसरी रिएक्शन होती है बेटा, दैट इज द SN2 रिएक्शन। SN1 रिएक्शन का मतलब होता है दैट इज यूनिमॉलिक्यूलर, क्या होता है, यूनिमॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। और ये क्या हो जाएगा, बाईमॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो बातों को हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हम जो बात करेंगे वो क्या होगा आपका, दैट इज यूनिमॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, या हम क्या बोल सकते हैं, SN1 रिएक्शन। क्या बोलते हैं, SN1 रिएक्शन। ठीक है, एक एग्जांपल्स के थ्रू बातों को आगे ले चलते हैं। हमने क्या लिया, हमने लिया CH3, और ये क्या है CH3, और ये क्या है CH3, और ये क्या है Cl। इसको बोलते हैं टर्सरी ब्यूटिल क्लोराइड। क्या बोलते हैं, टर्सरी ब्यूटिल क्लोराइड। ठीक है, क्या बोलेंगे, टर्सरी ब्यूटिल क्लोराइड।
अगर इसकी रिएक्शन किससे करा दिया जाए, OH के साथ, हाइड्रोक्साइड आयन के साथ, तो ऐसी कंडीशन में होता क्या है, मिलेगा आपको CH3 और फिर क्या है CH3 और ये क्या है CH3 और ये क्या है OH और ये क्या निकल गया बेटा Cl माइनस। क्या निकल गया Cl माइनस। अब यहां पर बात को समझें, अगर हम इसके मैकेनिज्म पर बात करें, क्या बात करें, अगर हम इसके मैकेनिज्म पर बात करें तो होता क्या है, ये जो आपकी SN1 रिएक्शन है इसकी कुछ खास बातें हमें जाननी। पहली चीज क्या होती है, ये जो होता है दैट फॉलोज द फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स। ये किसको फॉलो करता है, फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स को। मतलब ये हुआ कि जो रिएक्शन है जो आपकी एक से ज्यादा स्टेप में कंप्लीट हो रही है, वहां पर जो स्लोवेस्ट स्टेप है वो रिएक्शन के रेट को डिफाइन करता है। तो स्लोवेस्ट स्टेप में कितने मॉलिक्यूल हैं, ओनली 1 मॉलिक्यूल है, इसीलिए इसको कहते हैं फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स को ये फॉलो कर रही है। दूसरी बात, जो रिएक्शन है वहां पर होता क्या है कि जब एक से ज्यादा स्टेप होते हैं तो हर एक स्टेप की मॉलिक्यूलरिटी निकालते हैं। तो यहां पर हम किसकी मॉलिक्यूलरिटी की बात कर रहे हैं, स्लोवेस्ट स्टेप की। और स्लोवेस्ट स्टेप में कितने मॉलिक्यूल हैं, 1 मॉलिक्यूल है, इसीलिए यहां पर हम क्या बताते हैं, दैट इज यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन। कैसी होती है बेटा, यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन हुआ करती है। तीसरी बात क्या होता है, ये 2 स्टेप मैकेनिज्म को फॉलो करती। तीसरी बात क्या है, दैट फॉलोज द 2 स्टेप मैकेनिज्म। और क्या है, और है कार्बोकैटायन यहां पर स्टेबल बनता है। कार्बोकैटायन क्या होता है, स्टेबल बनता है। और एक बात, जो आपकी SN1 रिएक्शन होती है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन। क्या होता है, कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी पर डिपेंड करती है। फिर से बात को समझते हैं, हमने क्या बताया, SN1 रिएक्शन क्या होती है, ये फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स को फॉलो करती है। क्यों, क्योंकि जो आपका स्लोवेस्ट स्टेप रेट डिटरमिनिंग स्टेप होता है उसमें एक ही मॉलिक्यूल इन्वॉल्व हुआ करते हैं। अगली बात, यूनिमॉलिक्यूलर क्यों बोलते हैं, क्योंकि मॉलिक्यूलरिटी हर एक स्टेप की निकाली जाती है, लेकिन जो स्लोवेस्ट स्टेप होता है उसमें रिएक्टेंट मॉलिक्यूल कितने होते हैं, ओनली 1 होते हैं। फिर हमने क्या बताया, ये 2 स्टेप की मैकेनिज्म को लेकर चला करता है। और क्या बात है, कार्बोकैटायन क्या होना चाहिए, स्टेबल होना चाहिए। और क्या बताया, SN1 रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्टेबिलिटी ऑफ द कार्बोकैटायन। कार्बोकैटायन जितना स्टेबल होगा आपका SN1 रिएक्शन भी उतना फास्ट होगा। अब यहाँ पर समझें, अगर हम मैकेनिज्म पर आए तो यहाँ पर क्या होगा, पहले हम बात करते हैं स्टेप फर्स्ट की। पहले क्या होगा, स्टेप फर्स्ट। तो स्टेप फर्स्ट में क्या होता है, ये जो दिया हुआ है CH3 टर्सरी ब्यूटिल क्लोराइड, ये क्या होगा, ब्रेक करेगा। ये कैसा है, स्लो स्टेप। कैसा बेटा, स्लो स्टेप। यहां से ये ब्रेक करेगा, इस पर हाइब्रिडाइजेशन कैसा है, sp3। कैसा बेटा, sp3। और sp3 का मतलब क्या होता है, दैट इज द टेट्राहेड्रल। कैसा, टेट्राहेड्रल। अब यहां पर ये क्या बनाएगा, दैट विल फॉर्म द CH3 और CH3 और CH3, इस पर क्या आएगा, पॉजिटिव। अब यहां पर हाइब्रिडाइजेशन कैसा होगा, दैट विल बी द sp2। और अगर sp2 हाइब्रिडाइजेशन है तो ये शेप कैसा बताएगा, द शेप विल बी प्लेनर। शेप कैसा होगा इसका, प्लेनर होगा। तो इसको थोड़ा सा एक स्ट्रक्चर के थ्रू हम क्लियर करेंगे। चलिए देखिए जरा, यहां पर होता क्या है, जरा इस बात को आप समझें। ये दिया हुआ है, ये आपका दिया हुआ था कार्बोकैटायन, दिस वाज द कार्बोकैटायन। इसमें से ये हट गया, और जब हटा ये तो शेप ऐसे हो गया, और ऐसे हो गया, इसका मतलब दैट बिकम द ट्राइगोनल प्लेनर। कैसा हो गया, ट्राइगोनल प्लेनर। तो फिर से समझे आप, पहले स्ट्रक्चर ऐसे था इसका, कैसे था, ऐसे था, ठीक है, पहले स्ट्रक्चर इसका ऐसे था। ये जब हटा तो क्या हो गया, ये अंदर की तरफ आएगा थोड़ा, दैट बिकम द ट्राइगोनल शेप। ठीक है, पहले यहां पर था, तो अब देखिए ये क्या बन गया, ट्राइगोनल प्लेनर बन गया, दैट इज ट्राइगोनल प्लेनर।
अब यहाँ पर आने वाले ग्रुप की पॉसिबिलिटी यहाँ पर भी हो सकती है, मतलब जहां पर जुड़ा था वहां पर भी, या तो फ्रॉम बैक साइड भी हो सकता, मतलब दो पॉसिबिलिटीज हो सकती है। अगर आने वाला ग्रुप वहीं पर आता है जहां पर पहले लगा हुआ था तो उसको कहते हैं, क्या कहते हैं, दैट इज द रिटेंशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन, रिटेंशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन। लेकिन अगर जस्ट अपोजिट आता है तो उसको बोलते हैं दैट इज द इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन। इन्वर्जन मतलब इन्वर्ट हो जाना, उल्टा हो जाना। तो यहाँ पर दो पॉसिबिलिटीज हैं, पहला क्या है, इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन, दूसरा क्या है, दैट इज द रिटेंशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन। और यहाँ पर दो प्रोडक्ट मिलते हैं। अगर हमारा मॉलिक्यूल किरेल हुआ, आगे हम बात करेंगे, ऑप्टिकली एक्टिव हुआ, तो यहाँ पर जो हमें दोनों मिलते हैं प्रोडक्ट, वो क्या बनाते हैं, एज ए रेशमिक मिक्सचर का फॉर्मेशन करते हैं, मतलब रेशमाइजेशन शो करते हैं। तो यहाँ पर हमें प्रोडक्ट क्या मिलेगा, दैट विल बी द रेशमिक मिक्सचर मिलेगा। क्या मिलेगा, रेशमिक मिक्सचर मिलेगा। चलिए इसको नोट करें, फिर आगे हम बात करते हैं। जो अगली रिएक्शन दी हुई है, ये ऊपर जो जगह है इसको थोड़ा सा हम लेंगे क्योंकि थोड़ा सा कम पड़ रही है, स्पेस कम पड़ रहा है, ठीक है। चलिए यहां पर समझिए जरा इसको आप। तो आगे हम बात करते हैं क्या, दैट इज द स्टेप सेकेंड। क्या है स्टेप सेकेंड, स्टेप सेकेंड में क्या होता है, ये आपके पास कार्बोकैटायन जो अभी आपको हमने मॉडल समझाया था, अब यहाँ पर दो पॉसिबिलिटीज, क्या, ऊपर से भी अटैक कर सकता है और अटैक फ्रॉम द बिलो साइड। तो ऐसी कंडीशन देखिए, OH माइनस इधर से भी अटैक कर सकता है और ये OH माइनस में अटैक फ्रॉम दिस साइड। तो यहाँ पर जरा समझे बात को, ये हो जाएगा CH3, ये हुआ OH और फिर क्या हुआ CH3, फिर क्या हुआ CH3, ठीक है। दूसरी कंडीशन क्या हो सकती है, OH फिर क्या है CH3, फिर क्या है CH3 और फिर क्या है CH3। देखिए जहां पर Cl था वहीं पर आ गया OH, तो इसे क्या बोलते हैं, दैट इज द रिटेंशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन। क्या बोलेंगे, रिटेंशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। और इसको क्या बोलेंगे, दैट इज इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन। तो रिटेंशन और इन्वर्जन जब दोनों चीजें होती हैं तो वहां पर हम क्या बोलते हैं, दैट इज द रेशमाइजेशन हो गया। क्या हो गया है, रेशमाइजेशन हो गया है, ठीक है। नोट कर लें, फिर आगे बात करते हैं। चलिए तो यहां पर हम क्या देखते हैं, ये आपका क्या है, स्लोवेस्ट स्टेप है। तो यहां पर क्या लिखेंगे, रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू या इज इक्वल टू के, ये हो जाएगा CH3 का होल थ्राइस C और क्या होगा Cl, ठीक है। और फिर ये जो आपका दिया हुआ न्यूक्लियोफाइल, ये न्यूक्लियोफाइल जो दिया हुआ, इसकी पावर 0 और इसकी पावर 1। इसका मतलब क्या हुआ, रिएक्शन का रेट जो है दैट डिपेंड्स अपॉन द क्या, एल्किल हाइलाइड के कंसंट्रेशन पर डिपेंड करता है। इसको आप बढ़ाइए घटाइए तो रिएक्शन का रेट बदलेगा, लेकिन ये जो आपका न्यूक्लियोफाइल है, न्यूक्लियोफाइल से रिएक्शन के रेट पर कोई फर्क नहीं पड़ना है, कोई फर्क नहीं पड़ना है। अब एक बात और समझिए, और क्या कंडीशन होती है, और जो कंडीशन होती मैं यहां पर मेंशन करता हूं, जो आपका सॉल्वेंट होना चाहिए, सॉल्वेंट होना चाहिए, वो कैसा होना चाहिए, पोलर प्रोटिक होना चाहिए। कैसा, पोलर प्रोटिक लाइक, पोलर प्रोटिक लाइक H2O, C2H5OH एंड CH3COOH। लेकिन अच्छा कौन होगा, वाटर होगा। क्यों होगा, क्योंकि वाटर का डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट ज्यादा होता है। अब यहां पर समझिए, ये पोलर का मतलब, पोलर क्या करेगा, ये बॉन्ड है इसको कमजोर करेगा पोलरिटी के कारण, और दूसरा प्रोटिक क्या करेगा, इसको क्या करेगा, सॉल्वेट करेगा। सॉल्वेट का मतलब क्या हुआ, चारों तरफ से कवर करेगा, और कवर करके देखे जरा Cl माइनस दिया है, इसको क्या हुआ, जो प्रोटॉन है इसने क्या कर लिया, चारों तरफ से घेर लिया है, मतलब सॉल्वेट कर दिया, ताकि दोबारा बैक ना हो पाए। क्यों, अगर ये टूट गया तो हो सकता है दोबारा, यहां पर मैं Cl लिख देता हूं,
हो सकता है वापस फिर आ जाए, तो वापस ना आए तो ये सॉल्वेंट क्या करेगा, उसको घेरे रहेगा तो वापस नहीं आ पाएगा। अब और अटैक कौन करेगा, सॉल्वेंट ही अटैक करेगा। कौन अटैक करेगा, सॉल्वेंट ही अटैक करता है। तो हमने क्या बताया, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट होना चाहिए। और देखिए आपका जो न्यूक्लियोफाइल है वो क्या है, यहां रेट पर डिपेंड नहीं करता, इसका मतलब लो कंसंट्रेशन पर होना चाहिए। ठीक है, ये जो आपका न्यूक्लियोफाइल है अगर लो कंसंट्रेशन